रचना बाजार से हरी सब्जियां लेकर घर आती है और रसोई में फर्श पर रख देती है। ये देखते ही नीशू जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये क्या भाभी, आपने पूरा फर्श मिट्टी मिट्टी कर दिया। मैंने अभी रसोई में पोछा लगाया था, अब मैं दोबारा रसोई साफ करने नहीं वाली। आप खुद कर लेना, मेरे को और घरों में भी जाना है। मैं रसोई साफ कर लूंगी, ये तो रोज का है। अब सब्जियां फर्श पर रखी जाएंगी तो फर्श गंदी होगी ही। सब्जियां रखने की कोई और जगह तो है भी नहीं ना। भाभी, सारी सब्जियां फर्श पर बिखर जाती हैं। छोटी सी तो रसोई है, इसमें चलना भी मुश्किल हो जाता है। काश हमारी रसोई में भी शेल्फ होती। माँ जी से बोल बोल कर थक गए हैं, लेकिन वो इस कमरे को रसोई बनाने के लिए तैयार हो तब ना। उन्हें क्या पता हमें कितनी परेशानी होती है। उन्हें तो सारी चीजें बैठे बिठाई मिल जाती हैं। दोनों बहुएं घर की रसोई से परेशान थी, क्योंकि आर्या ने घर के एक छोटे से कमरे को ही रसोई बनाया होता है। उस कमरे में ना तो सब्जियां रखने के लिए कोई शेल्फ होती है, ना मसाले रखने के लिए, ना बर्तनों के रखने के लिए कोई जगह। नई रसोई बनाने की क्या जरूरत है, काम तो चल ही रहा है, क्यों पैसे बर्बाद करने हैं। माँ जी, रसोई में 2 या 3 शेल्फ ही तो बनाने हैं। 2-4 छोटी छोटी अलमारियां बन जाएंगी। कम से कम सब्जियां, मसाले और बर्तन यूं बिखरे तो नहीं रहेंगे। सब्जियां रखने के लिए मैं बाजार से टोकरी ला दूंगी, इसके लिए शेल्फ बनाने की क्या जरूरत है। मेरे दोनों बेटे इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, फालतू में यहाँ वहाँ शेल्फ बनवाकर पैसे जाया नहीं होने दूंगी। आर्या वहां से चली जाती है। भाभी, रसोई बनाने के नाम पर माँ जी तो टस से मस होने का नाम नहीं ले रही हैं। लगता है सारी जिंदगी हमें इस कमरे में जैसे तैसे ही खाना बनाना पड़ेगा। रचना रात का खाना बनाने लगती है। सब्जी में डालने के लिए वो हल्दी और नमक ढूंढती है। क्या ढूंढ रही है बहू? माँ जी, न जाने हल्दी और नमक के डिब्बे कहाँ रखे हैं, नहीं मिल रहे हैं। आर्या नीचे फर्श पर से मसाले का डब्बा उठाकर रचना को देती है। यहीं तो रखे हैं, नजर घुमाकर देखोगी तो सब मिल जाएगा। माँ जी, मसाले रखने की कोई एक जगह तो है नहीं। एक जगह होती तो मसाले के डिब्बे वहीं रखे जाते। आर्या स्टोर रूम से एक छोटा सा स्टूल लाकर रसोई के बाहर दरवाजे के पास रख देती है और मसाले के डिब्बे उसी स्टूल पर रख देती है। ले, अब तुझे मसाले ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, रचना मन ही मन सोचती है। जुगाड़ से जैसे तैसे काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉपर रसोई बनाना दिन में सपने देखने जैसा ही है। दूसरे दिन आर्या बाजार से सब्जी रखने का एक स्टैंड लेकर आती है और सारी सब्जियां स्टैंड पर रख देती है। ले बहू, अब सब्जियों का झंझट भी खत्म। काम बनाने से सारे बन जाते हैं, तू फालतू में लोड ले लेती है। आर्या वहां से चली जाती है। भाभी, माँ जी ये छोटा सा स्टैंड लेकर आई हैं, इसमें तो पूरी सब्जियां भी नहीं आ रही हैं। बड़ा स्टैंड लाती तो ज्यादा पैसे खर्च होते। रसोई के नाम पर पैसे खर्च करने में माँ जी को बड़ी तकलीफ होती है। चाहे हम कितनी भी तकलीफ में काम क्यों ना करें। इसी तरह जब दोनों बहुएं खाना बनाती तो किचन धुएं से भर जाता है, क्योंकि धुआं निकलने के लिए किचन में चिमनी नहीं होती है। रचना और सौम्या का खांस खांस कर बुरा हाल हो जाता है। किचन का धुआं घर के अंदर भी फैल जाता है। आर्या खांसते हुए किचन में आती है। अरे क्या हुआ रचना बहू, इतना धुआं क्यों हो रहा है? माँ जी, हमारे किचन में चिमनी नहीं है ना, खाना बनेगा तो धुआं तो होगा ही। अरे ऐसे कैसे धुआं होगा? किचन की खिड़की खोल दे। माँ जी, किचन की खिड़की खुली हुई है, लेकिन छोटा कमरा है और इसकी खिड़की भी छोटी सी है, इससे सारा धुआं बाहर नहीं निकल पाता है। धुआं धीरे धीरे निकल जाएगा, खाना बनाते समय जरा ध्यान रखा कर। ध्यान से खाना बनाएगी तो इतना धुआं होगा ही नहीं। माँ जी, हमारे किचन में एक चिमनी होती तो धुआं आराम से बाहर निकल जाता। चिमनी की क्या जरूरत है, खिड़की तो है ही। तुझे पता भी है चिमनी कितनी महंगी आती है। मेरे दोनों बेटे दिन रात मेहनत करके 2 पैसे कमाते हैं। बेचारे सुबह को जाते हैं, देर रात घर आते हैं। मैं उनकी मेहनत के पैसे फालतू काम में बिल्कुल खर्च नहीं होने दूंगी। वैसे भी बहू, जरूरतों का क्या है, जरूरतें जितनी बढ़ाओगी उतनी कम ही लगेगी। शनिवार का दिन था, दोनों भाई घर पर ही होते हैं। रचना, आज खाने में क्या बना रही हो? आज माँ जी ने छोले चावल बनाने के लिए कहा है। छोले चावल मत बनाओ यार, कल ऑफिस में वीकेंड पार्टी थी। कल रात का खाना बहुत हैवी हो गया है, पेट भारी सा लग रहा है। तो आप ही बताओ क्या बना दूं? खिचड़ी बना दूं? हाँ, खिचड़ी बना दो। हाँ भाभी, आज मेरा भी खिचड़ी खाने का मूड है। रचना खाने में खिचड़ी बना देती है। जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं, अरे खिचड़ी का साथी कहाँ है? खिचड़ी का साथी? अचार भाई, अचार। खिचड़ी के साथ तो आम का अचार होना चाहिए, तभी तो खिचड़ी खाने का मजा आएगा। सौम्या बहू, जा अचार ले आ। माँ जी, अच्छा लाती हूँ। दरअसल अचार लाने के लिए सौम्या को छत पर जाना पड़ता है, क्योंकि रसोई में अचार रखने के लिए कोई जगह नहीं होती है, जिस कारण आर्या घर में बने सारे अचार छत पर रखवा देती है
थोड़ी देर में सौम्या आम का अचार लेकर आती है। अरे रचना, माँ ने नींबू का अचार बनाया था, वो खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी रखा है। मेरे लिए नींबू का अचार ला दो। नींबू का अचार खाने से हाजमा दुरुस्त होता है। अब रचना को भी ना चाहते हुए नींबू का अचार लाने के लिए छत पर जाना पड़ता है। वो नींबू का अचार लेकर आती है और लोकेश को देती है। क्या बात है, तुम हाफ क्यों रही हो? छत पर गई थी ना। अब हमारे किचन में अचार रखने की कोई जगह होती तो हमें अचार लाने के लिए छत पर जाना ही नहीं पड़ता। जब छत पर अचार रखने की जगह है तो उसे छत पर रहने दे। किचन में अचार रखना ही क्यों है? कौन सा हम अचार रोज रोज खाते हैं? और वैसे भी बहू, सीढ़ियां उतरने चढ़ने से एक्सरसाइज होती है। इससे हमारा शरीर सेहतमंद और चुस्त रहता है। आर्या के पास वो सारे लॉजिक होते हैं जिससे वो घर की रसोई को अस्त व्यस्त रखने में लगा सके। लेकिन उस अस्त व्यस्त रसोई से बहुओं की लाइफ पर क्या असर पड़ रहा है, इससे आर्या को कोई लेना देना नहीं था। एक दिन सुबह सुबह जब दोनों भाइयों को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, उसी समय लोकेश के लंच बॉक्स का ढक्कन कहीं गुम हो जाता है। अरे रचना, क्या हुआ? आज मुझे लंच मिलेगा भी या नहीं? हाँ, अभी ला रही हूँ, बस 2 मिनट। रचना रसोई में इधर उधर लंच बॉक्स का ढक्कन ढूंढने लगती है। क्या ढूंढ रही हो भाभी जी? देखना, तेरे भैया के लंच बॉक्स का ढक्कन नहीं मिल रहा। तूने कल धोकर कहाँ रखा था? मैंने सारे बर्तन धोकर नीचे रख दिया था। यही होंगे, कहीं मिल जाएंगे। निशु और रचना दोनों मिलकर ढक्कन ढूंढते हैं। ये लो भाभी, वहां कोने में पड़ी थी। अरे मिल गई, ला दे। रचना लंच बॉक्स का ढक्कन लगाकर लोकेश को उसका डब्बा देती है। शुक्र है, मुझे तो लगा था आज मुझे ऑफिस में भूखा रहना पड़ेगा। किचन का सामान थोड़ा संभाल कर रखा करो, तुम्हारी वजह से आज मैं लेट भी हो जाता। क्या भाभी, बर्तनों को एक जगह पे रखने के लिए तो कुछ बनवा लो। इतने पैसे बचाकर कहाँ ले जाओगी? रसोई में काम करने में निशु को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि रसोई में बर्तन धोने के लिए कोई जगह नहीं थी। निशु को खुले आंगन में बर्तन धोने पड़ते थे। भाभी, ये कैसी रसोई है आपकी? मैं 5 घरों में काम करती हूँ। सभी घरों में रसोई के अंदर बेसिन लगा है, उसमें बर्तन धोती हूँ। आपकी ही रसोई ऐसी है जिसमें बर्तन धोने के लिए एक बेसिन तक नहीं है। अरे, आज के जमाने में रसोई के बाहर खुले में बर्तन कौन धोता है? निशु, हम कोशिश तो कर रहे हैं कि रसोई में जरूरत की सारी चीजें हो जानी चाहिए। अरे, कोशिश ही करती रहोगी या कोशिश कभी कामयाब भी करोगी? अच्छा, अब आप दोनों बाहर निकल जाओ, मुझे रसोई में झाड़ू पोछा करना है। 1 मिनट तो रुक जा, मैं चाय बना लूं। जरा बाहर से चाय पत्ती तो ले आ। चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ रखा है? बाहर स्टूल पर रखा है। छोटे से स्टूल पर मसाले के डिब्बे एक पर एक करके रखे होते हैं। निशु जब चाय पत्ती का डब्बा उठाती है तो सारे डब्बे एक साथ नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से हल्दी के डब्बे का ढक्कन खुला होता है और सारी हल्दी फर्श पर बिखर जाती है। ये तूने क्या किया निशु? सारी हल्दी बर्बाद कर दी। आर्या भी वहां आ जाती है। पूरा फर्श गंदा कर दिया। तुझसे एक काम ठीक से नहीं होता। मुझे मत बोलो आंटी जी, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे, आपने छोटे से स्टूल पर मसालों के डिब्बों का कुतुब मीनार खड़ा कर दिया है। अब डिब्बे तो गिरेंगे ही। भला मसाले के डिब्बों को ऐसे कौन रखता है? मैंने सबके घरों में मॉड्यूलर रसोई देखी है। ऐसी रसोई सिर्फ आपके घर में देख रही हूँ, जहाँ ना तो कोई रैक है ना कोई शेल्फ। तुझे अपने काम से ज्यादा दूसरों के घरों में ताक झाक करने में मजा आता है। मैं किसी के घर में ताक झाक नहीं करती। काम पर जाती हूँ तो आंखों पर पट्टी थोड़ी बांध लूंगी। निशु, तो चुप हो जा और मुझे चाय पत्ती ला कर दे। निशु सौम्या को चाय पत्ती लाकर देती है और बड़बड़ाती है। मेरा काम और बढ़ा दिया। अब फर्श से हल्दी छुटाने में कितना वक्त लग जाएगा? मुझे और घरों में भी काम करने जाना है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यही सारा दिन लगा दूं। रात में रचना और लोकेश अपने कमरे में होते हैं। लोकेश, मुझे थोड़े से पैसे चाहिए। तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? लोकेश, देखो ना हमारी रसोई कैसी अजीब सी है। मुझे हमारी रसोई अपने हिसाब से बनवानी है। अब उस दिन आपके लंच बॉक्स का ढक्कन गुम हो गया था, क्योंकि बर्तनों को रखने के लिए कोई जगह ही नहीं है। रसोई में थोड़ी जगह बन जाएगी तो सारे सामान अच्छी तरह से अरेंज हो जाएंगे। रचना, रसोई के बारे में तुम माँ से बात करो। मैंने माँ जी से बात की थी, लेकिन वो तो रसोई में कुछ भी करवाने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई, रसोई का डिपार्टमेंट तो माँ का ही है। जब माँ तैयार नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी तरह सौम्या भी वंश से रसोई ठीक कराने के लिए कहती है। सौम्या यार, इन सब चीजों में तुम मुझे मत घसीटो। रसोई वसोई तो तुम लोग खुद देख लो यार। मुझे ऑफिस के काम से फुर्सत नहीं मिलती। मैं घर की रसोई का टेंशन नहीं ले सकता। वंश, तो क्या रसोई का सारा टेंशन मेरा और रचना भाभी का है? तुम इस बारे में माँ से बात कर लो। माँ जैसा कहती है वैसा करो। वंश उबासी लेता हुआ कहता है। अब मुझे सोने दो यार, बहुत नींद आ रही है। रचना और सौम्या की परेशानियों की चिंता घर में किसी को नहीं थी। लोकेश, वंश और आर्या के लिए
सारे काम जरूरी थे बस रसोई को छोड़कर। लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं की परेशानियां और बढ़ जाती हैं क्योंकि सर्दियों का मौसम आ जाता है। एक दिन, रचना भाभी, क्या हमारे घर में कभी मिक्सी आएगी या हम पूरी जिंदगी इस सिलबट्टे पर मसाला पीसते रहेंगे? ऐसा लगता तो नहीं है कि हमें सिलबट्टे से मुक्ति मिलेगी। एक तो ठंड, ऊपर से सिलबट्टा रसोई के बाहर खुले में रखा है। उस पर मसाला पीसते पीसते मेरे हाथों में तो दर्द हो जाता है। मैं आज माँ जी से बात करके रहूंगी। सौम्या मसाला लेकर रसोई के बाहर जाती है और आर्या से कहती है, माँ जी, कम से कम मसाले पीसने के लिए मिक्सी तो मंगा लीजिए। अब सिलबट्टे पर मसाले नहीं पीसे जाते, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। सौम्या बहू, ये दर्द 2 मिनट में गायब हो जाएगा। तुझे पता है सिलबट्टे पर मसाला पीसने से हाथों की ताकत और मजबूती बनी रहती है। आजकल लोग जिम जाकर डंबल शंबल उठाते हैं। पहले के जमाने में महिलाएं सिलबट्टे पर मसाला पीसती थी तो उससे उनके हाथ मजबूत रहते थे, शरीर में फुर्ती और ऊर्जा बनी रहती थी। चल जाकर सिलबट्टे पर मसाला पीस, देख कैसे तेरे शरीर में एकदम से एनर्जी आ जाती है। सौम्या अपने मन में सोचती है, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। मैंने बेकार ही आपसे उम्मीद की कि आप हमारा भी भला सोचेंगी। सौम्या ठंड के मौसम में खुले में सिलबट्टे पर मसाला पीसने लगती है। देख, सिलबट्टे पर मसाला पीसने से तेरे शरीर में गर्मी आ गई होगी। तुझे ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा होगा। क्यों जले पर नमक छिड़क रही हैं? ठंड में नीशू को भी बाहर खुले में बर्तन धोने पड़ते हैं। भाभी जी, ठंड के मौसम में मैं खुले में बर्तन नहीं धोएगी। एक तो ठंडे पानी से बर्तन धोना पड़ता है, ऊपर से खुले में। आप किचन में बेसिन लगवा लो, ऐसे मुझसे काम नहीं हो पाएगा। निशु गुस्से में जोर जोर से बर्तन पटकने लगती है। अरे क्या हो गया निशु, बर्तनों पर गुस्सा क्यों निकाल रही है? आंटी जी, ऐसा तो अब गांव में भी नहीं होता। ठंड के मौसम में खुले में बर्तन कौन धोता है? तुझे ही ज्यादा ठंड लग रही है। आपको ठंड नहीं लग रही है तो बर्तन आप ही धो लो। आर्या उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है, लेकिन निशु के जाने के बाद हाथ से ज्यादा निशु की जुबान चलने लगी है। आज बहुत बोल रही थी। क्या बात है माँ, क्या कह दिया निशु ने? वही, ठंड में बाहर खुले में बर्तन नहीं धोएगी। ये करवा लो वो करवा लो, ऐसा तो गांव में भी नहीं होता। इतना बोल गई वो? हाँ, मुझसे बदतमीजी कर रही थी। उसे काम से हटा दो। हाँ, ऐसी हमें काम वाली की भी जरूरत नहीं है, हम दूसरी काम वाली रख लेंगे। रचना और सौम्या जब सुनती है कि घर वाले निशु को काम से हटाने के लिए बोल रहे हैं तो उनकी हालत खराब हो जाती है। भाभी, ये लोग तो निशु को काम से हटाने के लिए बोल रहे हैं। ये लोग उसे हटा देंगे तो कौन सा दूसरी काम वाली रख लेंगे। माँ जी के लिए तो पैसे बचाने ज्यादा जरूरी है। हाँ, सारे काम हमें करने पड़ेंगे। एक तो इस रसोई में काम करना पहले ही आफत से कम नहीं है, ऊपर से ठंड के मौसम में ठंडे पानी से बर्तन धोने पड़ेंगे और पोछा भी लगाना पड़ेगा। दोनों बहुएं घर वालों के पास जाती हैं और निशु का बचाव करती हैं। माँ जी, निशु तो ऐसे ही थोड़ा ज्यादा बोलती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो माँ जी को अपनी माँ जैसी मानती है, शायद इसलिए माँ जी से इतना कुछ बोल जाती है ना भाभी? हाँ, कल ही तो कह रही थी कि आंटी जी को देखकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। मेरी माँ बिल्कुल ऐसी ही थी। इस तरह रचना और सौम्या निशु का बचाव करती है और खुद के लिए नई मुसीबत खड़ी होने से रोक लेती है। एक दिन दोनों बहुएं घर का सामान लाने बाजार जाती हैं। रचना भाभी, हम कब तक इस घिसे पिटे रसोई से काम चलाते रहेंगे? सौम्या, घर में सिर्फ रसोई ही है जहाँ मिनिमम से मिनिमम में काम चलाया जा रहा है। घर में किसी और चीज की तो कमी है नहीं। लोकेश भैया और वंश ने 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली, तब तो माँ जी ने नहीं कहा कि ये पैसे की बर्बादी है। वंश ने माँ जी को इतना महंगा फोन गिफ्ट किया है। माँ जी का काम तो सस्ते फोन से भी चल जाता, महंगे फोन में पैसे बर्बाद नहीं हुए क्या? हमें माँ जी को रास्ते पर लाना ही होगा। उस दिन दोनों बहुएं अलग ही मूड में घर आती हैं। दोनों बड़ी खामोशी के साथ रात का खाना बनाती है। सभी लोग सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। सौम्या सबको खाने के लिए बुलाने आती है। चलिए आप लोग, खाना लग गया है। लोकेश और वंश उठकर चले जाते हैं, लेकिन आर्या जैसे ही सोफे से उठने लगती है वो उठ नहीं पाती है। मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊं बहू, अब मेरे कमर और घुटनों में दर्द रहने लगा है। बैठ जाती हूँ तो उठा नहीं जाता। सोच रही हूँ डॉक्टर को दिखा लूं। माँ जी, बस इतनी सी बात के लिए डॉक्टर के पास जाकर फालतू पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? आपको पता है आजकल डॉक्टरों की फीस कितनी महंगी हो गई है। मेरे पास कमर और घुटनों के दर्द का रामबाण इलाज है। कैसा रामबाण इलाज बहू, जल्दी बता, मुझसे अब ये दर्द और नहीं सहा जा रहा। माँ जी, आपके कमरे में जो बेड लगा है ना, उसे हटवा देती हूँ। आजकल के गद्दे वाले बेड होते हैं ना, उससे कमर और घुटनों में दर्द होता है। आपके कमरे का बेड हटवाकर वहाँ खाट लगवा देती हूँ। पुराने जमाने में लोग खाट पर ही सोया करते थे, उन्हें कभी किसी तरह का दर्द नहीं होता था।
ये तू क्या कह रही है बहू? हाँ माँ जी, जब आप खाट पर सोओगी तो आपकी कमर और घुटनों का दर्द यूं गायब हो जाएगा। जब ऐसे ही काम चल जाएगा तो आपको डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? बोलिए माँ जी, मैं कल ही आपके रूम से बेड हटवा कर खाट लगवा दूं। आर्या देखती है कि उसका ही पासा उसे उल्टा पड़ रहा है। नहीं बहू, तू रहने दे, अब मेरा दर्द कुछ कम हो रहा है, मैं बेड पर ही सो जाऊंगी। आर्या बड़ी फुर्ती से उठकर खाने की टेबल पर चली जाती है। इसी तरह दूसरे दिन जब दोनों भाई ऑफिस जाने लगते हैं, लोकेश गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है। वंश, तूने गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है? भैया, कल रात गाड़ी आपने पार्क की थी, चाबी आपके पास होगी। मैंने तो टेबल पर ही रखी थी, लेकिन नहीं मिल रही। माँ, तुमने गाड़ी की चाबी देखी है क्या? नहीं बेटे, मैंने नहीं देखी, तू सौम्या से पूछ ले, शायद उसने कहीं रखी हो। तभी रसोई से रचना बाहर आती है। गाड़ी की चाबी उसके हाथ में होती है। गाड़ी की चाबी मेरे पास है। थैंक यू रचना, तुमने चाबी ढूंढ ली। लाओ जल्दी चाबी दो, हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। लोकेश चाबी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन रचना चाबी अपनी मुट्ठी में बंद कर देती है। रचना, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। लोकेश, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, आई एम सीरियस। अब आप ही बताओ, आप दोनों भाइयों ने ऑफिस जाने के लिए 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली, ये पैसे की बर्बादी नहीं है तो और क्या है? भाभी बिल्कुल सही कह रही हो आप, इन दोनों को तो पैदल ऑफिस जाना चाहिए, इससे इनकी सेहत भी बनी रहेगी और इतनी महंगी गाड़ी की ईएमआई और पेट्रोल का पैसा भी बचेगा। वही तो, लोग सेहत बनाने के लिए जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। आप दोनों कम से कम पैदल तो चलो, रोज पैदल ऑफिस जाकर अपनी अपनी सेहत बनाओ और गाड़ी के पैसे बचाओ। क्यों माँ जी, मैंने सही कहा ना? दोनों बेटे और बहुएं आर्या की ओर देखते हैं। रचना, सौम्या, मैं समझ गई सब। कमरे जैसी रसोई में खाना बनाने से तुम लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तुम दोनों अपने हिसाब से किचन बनवा लो। आर्या की हरी झंडी मिलते ही रचना गाड़ी की चाबी लोकेश को दे देती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुएं किचन को अपने हिसाब से बनवाने का काम शुरू करा देती है।